नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, जितिन प्रसाद आज लखनऊ आएंगे और बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचेंगे जितिन प्रसाद। सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम पदाधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। तो लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर पार्टी प्रदेश मुख्यालय तक भव्य स्वागत उनका होगा। और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे। तो जितिन प्रसाद आज पहली बार प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वो यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों व रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जितिन प्रसाद द्वारा पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में उनके पहुंचने और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और बातचीत को लेकर इसे काफी अहम माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जितिन प्रसाद कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और अब पहली बार वो प्रदेश मुख्यालय जाएंगे और जाहिर है कई बिंदुओं पे बात होगी, कई मुद्दों पे मंथन होगा और 2022 को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी। बैठकें लगातार की जा रही हैं, मंथन लगातार किया जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे, इसे हम समझेंगे कि क्या मायने हैं और कितना वो प्रभावित उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को कर सकते हैं। नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं। नंदन, जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे, उनका स्वागत होगा। क्या कुछ उनके एजेंडे में रहेगा, क्योंकि 2022 सामने है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर हो सकती है। देखिए राजेश, 2022 का चुनाव महज 7 से 8 महीना दूर है और भाजपा की रणनीति साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो कोई भी चूक नहीं करनी है, जिसको लेकर लगातार मंथन और जो दौरे हैं, जो कि पदाधिकारियों के दौरे हैं, चाहे वो केंद्र की बात कर ले, वहां से मंत्री आ रहे, संगठन के मंत्री आ रहे। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो 2 दौरे लगातार हुए थे, चाहे राधा मोहन सिंह की बात करें और या बी एल संतोष की बात करें, उन्होंने लगातार दौरे किए, फिर से बी एल संतोष का दौरा। लेकिन जिसके जो सबसे मुख्य बात यह है कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे, जो सबसे विश्वास पात्र नेता थे कांग्रेस के, राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जा रहे थे, जो वोट बैंक थे कांग्रेस के, जितिन प्रसाद, वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। सम्मिलित होने के बाद से उत्तर प्रदेश का पहला दौरा उत्तर प्रदेश का है ये, और लखनऊ आ रहे हैं वो, जिसको इसको मेन वजह अगर मुख्य वजह माने तो 2022 का चुनाव मुख्य वजह है जितिन प्रसाद का लखनऊ आने का, और जिम्मेदारियां देने की तैयारी में है भाजपा उनको। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह हो सकती है कि जो इस बार का दौरा होगा जितिन प्रसाद का हो रहा है, आज आएंगे लखनऊ और कई बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी, चाहे वो चुनाव से संबंधित बातें हो या फिर उनको जिम्मेदारियां देने की बातें हो या फिर उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक है, उसको अट्रैक्ट करने की बातें हों। कई सारे उनके जो समर्थक हैं वो भाजपा में सम्मिलित होने की भी संभावना है कि उनके साथ और भी कई समर्थक बातों में सम्मिलित होने वाले हैं। तो ये सब जो बिंदुएं हैं ये दर्शा रहा है कि जितिन प्रसाद पूर्णतया भाजपा को जिताना चाहते हैं और वो भाजपा में सम्मिलित हुए इसलिए हैं कि 2022 के चुनाव में भाजपा को बहुमत से जीत दिलाए। इसकी वजह से आज पहला दौरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है और इसके लिए जो भाजपा ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है, चाहे एयरपोर्ट से लेकर जो पार्टी कार्यालय हजरतगंज तक, उनका पार्टी कार्यालय, वहां तक कार्यालय को सजाया गया है और एयरपोर्ट से लेकर जगह जगह पे पार्टी के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उनके स्वागत के लिए हैं। और पार्टी कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो रहेंगे, सुनील बंसल रहेंगे और जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। कई सारे बिंदुओं पर चर्चा होंगी, चाहे वो जो इनके जो मॉडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चल रहे हैं या फिर जो कोरोना से जिस तरीके से निजात मिली है और उसको और बढ़ावा देने के लिए बातें हो, या 2022 के चुनाव को जो सामने है, प्रत्यक्ष है, उसको वोटर्स को लुभाने का तरीका किस तरीके से किया जाए। तो ये सारे बिंदुओं पे चर्चाएं होनी है, मंथन होना है, दौरे लगातार करेंगे जितिन प्रसाद। ये भी संभावना है कि ये पहला दौरा उनका नहीं है, इसके बाद भी दौरे और भी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के। जी राजेश, ऐसे में उनके कंधों पे क्या कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं और क्या चुनौतियां उनके सामने होंगी, क्योंकि एक दल का साथ छोड़ के वो दूसरे दल में आए हैं। ऐसे में इस दल के लिए कई कुछ उनको करना होगा, एक अहम भूमिका निभानी होगी। कितना वो यहाँ पे रखते हैं अपने आप में कि वो प्रभावित कर सकते हैं मतदाताओं को? देखिए राजेश, अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें भाजपा में, तो जिम्मेदारियों के लिए ही उठापटक की स्थिति चल रही थी काफी समय से कि जितिन प्रसाद को किस जगह पे एडजस्ट किया जाए, किस जगह पे उनको उतारा जाए कि उनके वोटर्स है, जो उनके समर्थक है, वो खुश हो, जितिन प्रसाद खुश हो और आगामी चुनाव में जीत हासिल हो। अगर दूसरी ओर बात करें कि उनके लिए क्या चुनौती होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी को छोड़ के आए हैं,
तो उस बिंदु पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का दामन उनका बहुत पुराना रहा, चोली दामन का साथ रहा, और राहुल गांधी के सबसे घनिष्ठों में से एक वो नेता थे, और उनके पूर्वज भी जो उनके माता पिता हैं वो भी कांग्रेस से काफी समय से जुड़े हुए थे। तो ये चीजें दर्शा रही हैं कि इसको कांग्रेस का साथ काफी समय अरसे से थे, अब एकदम से छोड़ के वो भाजपा में आ गए। और उनके लिए चुनौती ये होगी कि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो काफी कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस से उनको भाजपा में कैसे ले आते हैं, या फिर उनको किस तरीके से संतुष्ट करते हैं कि वो भाजपा में सम्मिलित हों, या फिर जो उनके वोट बैंक हैं जितिन प्रसाद के, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये बड़ा चुनौती रहेगा जितिन प्रसाद के लिए कि आखिर क्या करेंगे कि वो अपने वोटर्स को, उनके जो समर्थक है या उनकी वजह से जो कांग्रेस में जुड़े हुए हैं वो भाजपा में आए। तो ये सारे बिंदु रहेंगे जो उनके चुनौती रहेगी। और नंदन, चूंकि जब तक वो बीजेपी में थे तब तक उनको ऐसे पेश नहीं किया जा रहा था कि वो एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन जब से वो कांग्रेस में आए हैं तब से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मणों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या जातिगत राजनीति को हम देखें तो उसमें किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं जितिन प्रसाद? देखिए राजेश, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी की तरह जातिवाद पे टिकी हुई है। जब तक कांग्रेस में थे तो कहीं ना कहीं उनको वो ब्रांड नहीं मिल पा रहा था कि वो ब्राह्मण का शुभचिंतक है सब, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र था जहां पे वो नेम फेम थे, क्योंकि उनके सभी पूर्वज राजनीति से ही जुड़े थे, तो उनको एक अच्छा विरासत में कह सकते हैं कि विरासत में उनको वहां से वोट बैंक समर्थक मिले थे। लेकिन अगर भाजपा में आए हैं तो भाजपा और जो भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनको हिंदुत्व के चेहरे में देखा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो रणनीति है, क्योंकि कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी रणनीति से नाराज है, उनके कार्यशैली से नाराज है, जिसको फल पूर्ति करने के लिए जितिन प्रसाद को प्रेजेंट किया जा रहा है, सामने रखा जा रहा है कि भाजपा के जो ब्राह्मण जो कटे हुए हैं भाजपा से, वो कहना है जितिन प्रसाद की वजह से भाजपा में जुड़ जाए, और वो जो उनका नुकसान होने वाला है वो उसका नुकसान ना हो, उसका भरपाई जितिन प्रसाद कहना। नंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमें एक्टिव दिखाई दे रही है 2022 को लेकर, चुनावी तैयारियों को लेकर, जितिन प्रसाद आज पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, तो क्या कुछ होने वाला है? बैठकों में क्या एजेंडा रहेगा, क्या मुद्दे रहने वाले जिन पर मंथन होगा? देखिए, जितिन प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है दिल्ली में, और उनका प्रदेश है वो शाहजहांपुर के हैं, और उनका प्रदेश है मुख्यालय है, तो प्रदेश के नेताओं से मिलना जुलना एक रूटीन कार्यक्रम है उनका, तो वो प्रदेश में आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है सारे नेताओं से एक कर्टसी विजिट है उनकी। अब इसको चुनाव से जोड़कर देखना, चाहे कुछ देखना, मेरे समझ में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के निवासी हैं, एक बड़े नेता वो कांग्रेस के रहे हैं, तो इस वजह से आज हमारे यहाँ सबसे मुलाकात उनका संभावित है। लेकिन कोशिश तो ये है ना कि अब वो आ रहे हैं तो एक मतलब चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी में अब वो बन के उभरे ही हैं। ऐसे में आप लोग लगातार मंथन भी कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, ना सिर्फ जितिन प्रसाद बल्कि दूसरे कई लेवल की जो बैठकें हैं वो हमने देखी हैं, हो रही हैं, होनी भी चाहिए चुनाव से पहले। तो ऐसे में अब आगे आप लोगों की रणनीति क्या है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 2022 को लेकर भी फोकस सबका उसी पे है? जी देखिए, ऐसा है कि वो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े चेहरे, मैंने पहले भी कहा, बड़े चेहरे वो रहे हैं और हमारे दल में भी चेहरों की कमी नहीं है। तो आज के दल उसमें जो है चुनाव आ रहा है तो उसकी अलग अलग तरीके से कैसे, कहां पर हमको कैसे क्या करना है, किसको कहां पर हमको लगाना है, किस काम पर किसको लगाना है, तो ये सब चीजें तो पार्टी में मिलेगी। और वो अभी नहीं, अभी से हम लोग महीने भर, 1-1.5 महीने जब से कोरोना थोड़ा कम हुआ है तब से ये चीजें चालू है, और आने वाले हम तो 300 पार का फिर से नारा देकर चल रहे हैं। तो हम लोगों को तो अपनी तैयारी करनी है, और फिर से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। हाँ, ये तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा। लेकिन जितिन प्रसाद की अगर बात करें तो चूंकि जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मण के बहुत बड़े चेहरा हैं, ब्राह्मण नेता के तौर पे वो उभरे, लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं तब से एक नैरो सेट किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो ब्राह्मण मतदाता हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, किसमें कौन सेट कर रहा है? अगर वो ब्राह्मण है और बड़े हैं तो बड़े हैं, ये सेट करना और नहीं करना, हमारे दल में क्या ब्राह्मण नेता नहीं है? हमारे दल में भी बड़े ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन एक वो उनका खुद का नाम बड़ा है, उनका राजनीतिक कद बढ़ा रहा है, तो एकदम ये मतलब आवश्यक है कि उनका सम्मान एक बड़े के रूप में किया जाए।
उनको पार्टी, देखिए हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हमारे पास जो है नेताओं के चेहरों की कमी नहीं है। उसमें एक बड़ा चेहरा और आएंगे तो जरूर एकदम आवश्यक है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इनसे फायदा मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही थे, जो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से रूटीन उनका प्रक्रिया है कि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो अब मुख्यालय जा रहे हैं। लेकिन बैठकों का दौर जारी है, मंथन लगातार जारी है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे 2022 में एक बार फिर सरकार बनाई जाए। तो बीजेपी लगातार एक्टिव है। BL संतोष एक बार पहले भी यहाँ पे दौरा कर चुके हैं और फिर वो एक बार यहाँ पे आएंगे, बैठ के करेंगे, रणनीति बनाएंगे, मंथन होगा। कोशिश ये है कि कैसे हर मामले में साध कर उसको आगे बढ़ा जाए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पे। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक्टिव हो रही है, 2022 से पहले बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। असली मुद्दा है कि क्यों वो नहीं बताती कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल से अभी कितने लोगों की मौतें हो रही, क्या पोजीशन, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। रोज डीजल पेट्रोल दनादन चौके छक्के लगा रहे हैं, अपनी महंगाई की दनादन बढ़ती जा रही है। सेंचुरी नॉट आउट खेल रहा है पेट्रोल और डबल सेंचुरी पे सरसों पहुंच गया है। तो लगातार उनकी बैटिंग जारी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। किस तरह से अयोध्या में जो ट्रस्ट में जिस तरह का सवाल उठ रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ समाज के अंदर में राजनीति करना चाहती है। उनकी जिम्मेदारी जनता का न्याय करने का है, जनता की मदद पहुंचाने का है। तो जनता की मदद के लिए तो कभी इतनी मीटिंग करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन चूंकि वो जनता की मदद नहीं करनी, उन्हें सत्ता पानी किसी कीमत पे, उसकी चिंता होने लगी है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चिंता की बात हो गई है। तो अनुराग जी, इस बार जब 2022 का चुनाव में समाजवादी पार्टी उतरेगी तो उसको कहां लगता है कि ये मुद्दे जो हैं इस पे कमियां रही हैं, जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और ये जो सरकार है वो बदलाव होगा? क्योंकि हम बीजेपी से जब बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हम आ रहे हैं, पहले से ज्यादा बहुमत से आएंगे। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में धोखा किया है। जिसको उन्होंने वादा किया था 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी। यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, उन्होंने प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया। उन्होंने बोला था यहाँ पाएंगे हम एम्स बनाएंगे, 8 एम्स, पता नहीं कितने एम्स, 20 एम्स कितने, वो तो मुंह में आता बोल देते हैं। लेकिन एम्स तो छोड़ो, उन्होंने यहाँ पे एक डिस्पेंसरी तक नहीं बनाई है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात करते हैं कि हमने 20 एक्सप्रेसवे बना दिए, एक आध पे गाड़ी चलती हुई दिखा दें तो हम जान जाएंगे उन्होंने बनाए। कुछ नहीं, जुमलेबाज सरकार है। ये सरकार को सिर्फ झूठ बोलना है, जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अपने मुद्दों पर टिकी रहेगी और समाजवादी विकास की राजनीति करते हुए उत्तर प्रदेश में 22 साइकिल की सरकार होगी। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? तो अनुराग भदौरिया ने फोन रख दिया, क्योंकि जब मुद्दों पे बात की गई तो उन्होंने कमियां जरूर सरकार की गिनवाई, लेकिन क्या मुद्दा रहेगा, किस एजेंडे के साथ वो चुनाव में उतरेंगे, इस पर कुछ कहते वो नजर नहीं आए। तो जितिन प्रसाद आज लखनऊ आएंगे और लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है, मंथन लगातार बीजेपी में जारी है और एक के बाद एक जो दिग्गज हैं वो लखनऊ का दौरा कर रहे हैं। नंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नंदन, हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात की, हमने बीजेपी प्रवक्ता से बात की, वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे, विपक्ष कमियां गिनवा रहा था। इस बार चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो क्या होगा? राजेश, अगर हम बात करें इस बार का 2022 का चुनाव, तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो कि विपक्ष जो है वो कोरोना के समय में जो विकास रुके हुए थे उसको टारगेट करेगा। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमराई थी उसको टारगेट करेगा। कहीं ना कहीं जो चूंकि कई सारे पार्टियां ऐसी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा रहता है वो रहता है कि स्वास्थ्य विभाग में कई सारे घोटाले हुए। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो भाजपा को टारगेट करने के लिए उनका सिर्फ बेस होता है कि जो दावे उन्होंने किए, चाहे वो एक्सप्रेसवे के दावे, जैसे कि अभी अनुराग भदौरिया बता रहे थे कि एक्सप्रेसवे के दावे या फिर एम्स के दावे या फिर तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनाने के दावे थे। और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जो अपना मुख्य मुद्दा अपना रही है कि 2020 और 2021 यानी कि जो अभी चल रहा है, यानी कि कोरोना का पहली वेव और दूसरी वेव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सरकार ने निभाई, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निभाई है। पहले वेव में तो उतनी मौतों के आंकड़े नहीं थे जितनी दूसरी वेव में मौतों के आंकड़े हुए, टोकन लेकर 100 के दाह संस्कार करने पड़े थे। लेकिन मुख्यमंत्री संक्रमित होने के बाद से भी वो लगातार फील्ड में काम करते रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो लगातार अपने मातहतों के पेश करते रहे और शायद जो
सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, उसमें जो संक्रमण था उसको एटलीस्ट कम कर लिया गया और ना के बराबर कर लिया गया। क्योंकि अब इसकी मुख्य वजह चाहे प्रधानमंत्री ने बात करी या ठीक है नंदन, मैं दोबारा आता हूं नंदन आपके पास, बिल्कुल इस पे बात करेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन अंशु अवस्थी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। अंशु जी, इस बार 2022 का चुनाव होगा तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेके यहाँ पे मैदान में उतरेगी? क्योंकि हम बीजेपी को देख रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, कांग्रेस के एजेंडे में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अंशु अवस्थी, तो अंशु जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही, और हम फिर से संपर्क करेंगे उनसे और ये समझेंगे कि कांग्रेस के नजरिए में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। नंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नंदन, आप बता रहे थे मुद्दों को लेकर, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, तो जैसे कि हमने बताया चुनाव भदौरिया का जो मुख्य बिंदु था यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और एम्स वगैरह, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपराध की मुद्दा उठाती है, चाहे वो हाथरस का कांड ले लें या फिर तमाम जो राजधानी में अपराध हुए हैं या फिर जो टीटी वैकेंसीज को ले लें, जो शिक्षक भर्ती को लेकर वैकेंसीज होती हैं, तो तीनों के मुद्दे साफ है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो मुद्दा उठाता है वो कोरोना काल में जो घोटाले को लेकर लगातार मुद्दे उठाते हैं संजय सिंह, आप आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, और वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो विकास को लेकर वो मुद्दे उठाते हैं, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करें, एम्स की बात करें। लेकिन अगर वही हम कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जो प्रियंका गांधी या अजय कुमार लल्लू है, अजय कुमार लल्लू लगातार देखते हैं जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो लगातार व्यवस्थाएं चल रही थी, उसको लेकर जो कई सारी भर्तियां अटक में लटकी हुई है, उसको लेकर विचारधाराएं चल रही थी, या फिर जो अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो जो हाथरस में अपराध कांड हुए थे उसको लेकर बात करती हैं। तो तीनों के जो एजेंडा है वो साफ है कि जो घेरना है भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्टी को घेरना है, वो तीनों के एजेंडे साफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा मुद्दा ये बताती है कि कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने विराम लगाया, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है, तो उस राज्य में जो कोरोना का संक्रमण दर था वो एकदम से कम हो गया, मौत आंकड़े में लगातार कमी आ गई। मुख्यमंत्री संक्रमित होने के बाद भी अपने मातहतों के पेश करते नजर आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो या फिर लगातार दौरे करने के थ्रू हो, वो कभी बैठे नहीं। जमीनी हकीकत ये थी कि वो लगातार दौरे करते रहे। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होगा कि वो कोरोना संक्रमण को लगातार रोके, और जो विकास थे, क्योंकि 2 साल से विकास अधर में लटका हुआ था, अब विकास का भी एजेंडा लगातार 7 से 8 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, यानी ये मुद्दा होगा, एक अपराध, एक विकास, और इन मुद्दों को विपक्ष जो है वो भुनाने की कोशिश करेगा। अंशु अवस्थी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अंशु जी, कांग्रेस इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरने वाली है? देखिए, कांग्रेस उन्हीं मामलों पे मुद्दों पर उतरेगी जो एक राजनीतिक दल के मुद्दे होने चाहिए, और राजनीतिक दल के मुद्दे ये हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, अपराध आप देखिए, आपके चैनल ने भी कई बार उसको कवर किया, हम लोगों ने डिबेट की, चाहे वो शराब की वजह से मरने वाले लोग हों या क्राइम ग्राफ हो या महिलाओं के ऊपर हो, लगातार बढ़ोतरी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आंकड़े जारी होते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की वजह से सबसे ज्यादा जो समस्या रही है वो कोरोना के समय में बिना ऑक्सीजन, बिना बेड के प्रदेश के लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी। तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार एकमात्र विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और विपक्ष के रूप में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो काम कर रही है। आप देखिए, बाकी दूसरे दलों के नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, सिर्फ ट्विटर पॉलिटिक्स पे एक्टिव हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे उम्बाह हो, शाहजहांपुर हो, उन्नाव हो, हमने सड़क पर उतरकर इस सरकार को सबक सिखाया है और सरकार को झुकना पड़ा है। 2022 में जनता अब बदलाव चाहती है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि आज से 30 साल पहले यदि आप देखें तो यही उत्तर प्रदेश खुशहाल हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के जो नौजवान थे, जो लोग थे, उनको प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिलता था, नौकरियां मिलती थी। आज मजबूरन कुछ ऐसी नीतियां इन सरकारों ने बनाई पिछले 20 सालों की, जिसकी वजह से आज मजबूरन प्रदेश के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी रोकेगी, हमने वादा किया है आने वाले समय में जितने उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार, बिल्कुल, यानी ऐसे कई मुद्दे अंशु जी जो आप कह रहे हैं कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे क्राइम हो, या फिर विकास की गति धीमी हो, या कोरोना, इनको उठा के आधार बना के आप घेरेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो विपक्ष जो है वो तमाम कमियां गिनवा रहा है यहाँ पे, और सत्ता पक्ष से जब बात की जा रही है तो अपनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच
एक वरिष्ठ पत्रकार से हम बात करेंगे और एक समीक्षा जो है वो करने की कोशिश करेंगे, उस हालात को समझने की कोशिश करेंगे जो उत्तर प्रदेश में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ विजय उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। विजय जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से हमने प्रवक्ताओं से बातें की, वो अपने दावे कर रहे हैं, वो कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन इस बार का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा का होने वाला है वो कितना दिलचस्प होगा और क्या मुद्दे यहां पे हावी रहने वाले हैं? देखिए, अभी मुद्दा तो विपक्ष ने मोटे तौर पे तय नहीं किया है। बातें वही हैं जो पिछले 2017 से किसान, भ्रष्टाचार, रोजगार इसे उठा रहे हैं। और आप देखें कि 17 के बाद से इन मुद्दों के बावजूद 2019 में जब विपक्ष एकजुट हुआ, सपा बसपा जैसी पार्टियां एक साथ आई, फिर भी और 12 लोकसभा सीटों पे तो सभी दल एक साथ थे। उसमें से 3 सीटें ये जीत सके, बाकी 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली। उन 12 की बात कर रहा हूँ, बाकी 64 सीटें बीजेपी ने अलायंस के साथ जीत लिया 80 में से। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में। सिर्फ जो है 9 सीटें कम रही, 73 आई थी 14 में और 64 आई हैं 2019 में। तो अभी क्या है कि बीजेपी का बड़ा स्टेक दांव पे है यूपी को लेकर, क्योंकि केंद्र की सरकार का रास्ता यूपी से होके जाता है और जो ज्यादा लोकसभा सीट यूपी में जीतता है उसकी केंद्र में सरकार बनने की संभावना हो जाती है। ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बीजेपी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी की बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो, वो शायद केंद्र में बीजेपी के साथ न जाएं अगर इनकी सीटें ज्यादा आती हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव 22 का इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि 2024 इसके बाद है और 22 में जनता बीजेपी के साथ जुड़ी रहे और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे डायलूट करें, पार्टी में जो अंतर्विरोध है उसको कैसे खत्म करें, जो इश्यूज ऐसे हैं जिनसे जो इनका जनाधार खिसक रहा है उसको कैसे ये इंटैक्ट रखें और अपने वोट बैंक को जो इन्होंने 51% लोकसभा में हासिल किया था वो कैसे बरकरार रहे। बीजेपी इस जद्दोजहद में लगी है और इसी जद्दोजहद की वजह से एक मंथन का दौर उनका है जिसमें से ढेर सारी चीजें बाहर आ रही हैं। इनके पार्टी के राष्ट्रीय जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर BL संतोष, उनकी दूसरी विजिट हो रही है जी जून में ही। जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में लाए जा चुके हैं, अभी कुछ और लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये बीजेपी अपने किले को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन अपोजिशन बीजेपी के किले पे हमला करके उसे तोड़ना चाहती है और सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है। इसके लिए अपोजिशन ने जो अभी रोड मैप बनाया है उसका ठोस आकार अभी जनता के सामने उन्होंने रखा नहीं है। मेरी खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू से भी 2 दिन पहले बात हुई तो उन्होंने कहा फ्यूचर के प्लान के बारे में वो हमारी रणनीति हम खुलासा नहीं करेंगे। तो क्या होगा ये पता नहीं। प्रियंका के कंधों पे जो कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड रही हैं उनके कंधों पे सारा दारोमदार है कि किस तरीके से कैंपेन करती हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करती हैं। ये हालांकि इन लोगों ने कहा कि हम संगठन का अपना रचना कर रहे हैं, हमारे न्याय पंचायत स्तर का ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाएगा इसी जून महीने में। समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, अपनी स्टाइल है पॉलिटिक्स की और जो 89 से वो कर रहे हैं उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बसपा जिस तरह से कमजोर हुई है, खासतौर पे इनके अभी देखिए 18 विधानसभा में इनके विधायक थे विधानसभा में और अभी घट के 16 हो गए। 2 को इन्होंने निष्कासित कर दिया, वो असंबद्ध घोषित कर दिए गए। और जो इनके 16 विधायक हैं उसमें से 11 ऐसे हैं, 9 ऐसे हैं जिनको इन्होंने पार्टी से निलंबित कर रखा है। तो बीएसपी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां से उसका वोट बैंक जो 2017 में 22% था, 2019 में 19% था, वो कितना घटेगा। और वो वोट जो भाजपा के साथ नहीं गया 14 में, 17 में, 19 में बीएसपी के साथ रहा, अगर इस बार घटेगा तो किस पार्टी को उसका फायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। चलिए बिल्कुल, यानी ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे बिंदु हैं जिस पे ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया विजय जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो मंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है और रणनीति बनाई जा रही है कि 2022 में कैसे जीता जाए।